So, मेरे प्यारे लाल बल गोपाल, once again, welcome to Sachin Sir Physics. This is the channel where you can feel the physics and then you realize that you are an Ishq Mohammed with physics. I hope बच्चा आपने ब्रह्मास्त्र बैकबेंचर सीरीज का पहला पार्ट देखा, जिसमें we were trying to cover chapter 1 to 4, बट वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी ना बने वो चीज़ भी ध्यान रखते हुए मैंने एंड किया था चैप्टर 1 to 3. तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जल्दी से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पर भी टैप आउट करो. यू विल सी देयर इज आई बटन. इन दैट आई बटन आपको वीडियो मिल जाएगा, या कमेंट में पिन प्लेलिस्ट देख लीजिए. ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा. ये सीरीज़ बच्चा उन बच्चों के लिए है जो लास्ट में अकेला महसूस कर रहे हैं. चिंता ना करो यार, ये बड़ा भाई बाबा एसएसपी आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा. चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 4, 5, 6 एंड 7. और एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ से भी आपके 15 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे. हमारे जो लेक्चर्स होंगे इस लेक्चर के अंदर विल ट्राई टू कवर द एंटायर कॉन्सेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में. कुछ भी कोई बच्चा नहीं पढ़ा है ना, तो भी ये वीडियो देख सकता है. यू विल बी इन लव. और जिन बच्चों का एक बार हो चुका है, मे बी आप लोगों ने दबंग सीरीज़ देखा है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सब कुछ फ्री है बच्चा. या फिर आपने हमारा चाणक्य नीति का वर्जन देखा है, तो फिर ये तो आपके लिए एक रामबाण हो जाएगा, वरदान हो जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ. ऐसा हम कह रहे हैं. यस, हम कह रहे हैं बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के साथ एक मोहब्बत हुआ है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. एंड हाँ, ये लेक्चर देखने के बाद जो हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज आती है वो भी देख लीजिए. तो आपका जो भी फिजिक्स का एग्जाम है बच्चा, जिसका आपको एक डर है ना, वो सारा डर खत्म हो जाएगा. तो चलो चैप्टर 4 से हम स्टार्ट करते हैं. और मेरे हैंड रिटन नोट्स जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो आपको कहाँ मिल रहा है? टेलीग्राम पे. जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है, स्पेशली आप मुझे मेल कर सकते हैं sachinsirphysics@gmail.com पर, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर दीजिए. डीएम शायद मैं ना देख पाऊँ, तो सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम पर टैग कर देना. शुक्ला जी विल सी दैट और फिर वो आपको देख लेंगे. चलिए बच्चा, तो चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. शुरुआत करते हैं बच्चा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की. इसे बढ़िया से समझते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सिखाऊंगा, आपको प्यार होगा, ये बात की गारंटी है. चलिए, इतने बार कह देते हो सर प्यार होगा, सच में होने जाता है ना. ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा. तो बच्चा, इस चैप्टर के अंदर सबसे शुरुआत में ना हमें जो चीज़ सीखनी है वो है फोर्स. और यहाँ से एमसीक्यू आता है. फोर्स भी किसका? मूविंग चार्ज के ऊपर. तो हमारा जो पहला टॉपिक है, हम ऐसे ही पॉइंट वाइज ही करेंगे इसी तरीके से, ताकि आपको याद रहे कि इस चैप्टर में कितने पॉइंट है. तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के ऊपर फोर्स की चर्चा की जा रही है. इसको समझिए. देखिए, ऐसे जो क्रॉस बनाया जा रहा है ना, ये क्रॉस का मतलब है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड. अगर इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल भी ऐसे ही एंट्री मारे, क्रॉस ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है और मेरा चार्ज पार्टिकल भी अंदर की तरफ है. अलग अलग केसेस बनेंगे, इसलिए पॉइंट वाइज सब याद रखना है आपको. तो ये हमारा पहला केस हुआ इस टॉपिक का. एमसीक्यू इस टॉपिक से आ सकता है बच्चा. एमसीक्यू आप रट नहीं सकते फिजिक्स को. देखिए, आखिरी बार रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम के पहले, तो भी मैं आपको इतने डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ, तो आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. ठीक है. तो वेलोसिटी भी नीचे है, अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस है वो भी अंदर की तरफ है. तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस में बी. जब भी ये क्रॉस आता है बच्चा, क्रॉस हटाते हैं क्रॉस, तो ना भूल जाओ, इसलिए याद रखो क्रॉस में हमेशा साइन थीटा आता है और डॉट में हमेशा क्या आता है? कॉस थीटा आता है. क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन डॉट प्रोडक्ट, दो ही तो होते हैं वेक्टर से रिलेटेड. अब बताइए थीटा क्या है? तो थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल. तो हमारी वेलोसिटी भी ऐसे है क्रॉस में, क्रॉस मतलब अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो गया. तो फोर्स आपका क्या हो गया? 0. यही है आपके मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला. तो सबसे पहली बात समझ में आ गई कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल एंट्री ही ऐसे ले कि उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 बन जाए, तो उस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगता. उसका पाथ स्ट्रेट ही रहता है, वो डेविएट ही नहीं होता, सीधा सीधा चला जाता है. व्हिच इज क्लियर? अच्छे से समझ में आया? ठीक है बच्चा. चलिए, तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया कि फोर्स 0 होता है. अब इसका सेकेंड पार्ट, मान लीजिए कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड बच्चा इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का ऐसे है. तो अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार आपका जो वेलोसिटी और मोदी सरकार, ठीक है, हाँ देखिए, प्लीज फोकस ऑन द टॉपिक. मस्ती करते रहता हूँ बीच बीच में. तो V और B दोनों के बीच में एंगल कितना? 180. तो अब देखिए F बराबर हो गया QVB साइन 180. ए बेटा, साइन 180 भी 0 होता है.
तो किसी भी तरह का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जुई करके निकल जाएगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। अब मुद्दा नंबर सी देखिए, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, बच्चा ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और चार्ज पार्टिकल ऐसा है, मतलब चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो हमारा चार्ज पार्टिकल नाचने लगता है। सर ये क्या बता रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ऐसे ही याद रखो, नाचने लगता है। लास्ट टाइम में रिवीजन कर रहे हो तो ट्रिक्स याद रखो, जो बच्चे डिटेल में पढ़े हैं दे नो। अब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी फील करा दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर ले जाना चाहती है, वेलोसिटी नीचे जाना चाहता है, तो अगर मैं V से B की तरफ अपने हाथ को मोड़ूं ऐसे, तो देखिए मेरा थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ, मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे नाचेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हाँ, आपके किताब में अगर ऐसा दिया हुआ तो इस हिसाब से भी सोच लो। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस क्रॉस, इसके अंदर ना एक ये हमारी खूबसूरत सी वेलोसिटी ऐसे एंट्री मारी। सो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो थंब का डायरेक्शन ही फोर्स का डायरेक्शन है, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ है लेकिन फोर्स यहाँ है। फिर चार्ज पार्टिकल ऐसे नहीं जा करके ऐसे टर्न ले लेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स आप जानते ही हो। फिर यहाँ पर वेलोसिटी इधर जाना चाहती है लेकिन फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, इसलिए ये ऐसे टर्न ले लेगा। तो ये पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, इसी को तो हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी को मैंने सिंपल वे में समझाया कि जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो बच्चा, तो हमेशा याद रखेंगे क्या लगता है? फोर्स लगता है। और वो फोर्स भी कैसा फोर्स होता है? मैक्सिमम फोर्स होता है। कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। सर कैसे? तो देखो F बराबर QVB साइन 90, वी ऑल नो साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1, साइन 90 1 हो गया। और नाचने लगता है, मतलब ये वाली फोर्स कौन सी फोर्स हुई? सेंट्रीपेटल फोर्स। वेलोसिटी से कट गया तो रेडियस आ गया mv अपॉन QB। अब यहीं से MCQs दुनिया भर के पूछे जाएंगे, हमको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लो सवाल पूछेगा कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डबल, व्हाट विल बी द रेडियस? इट ऑल्सो बिकम्स डबल। भाई साहब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमारा रेडियस भी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगा। क्लियर ना बात? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ दीजिए, R बराबर mv अपॉन QB, थोड़ी सी 11th क्लास की फिजिक्स इसमें आ जाएगी। V बराबर R ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया? QB अपॉन में m। व्हाट अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? दैट इज 2 पाई f QB अपॉन में f। सो f बराबर QB अपॉन में 2 पाई एंड देन m। तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो ये रहा रिलेशन, फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड विच इज 1 अपॉन f, तो ये आया 2 पाई m अपॉन में QB। आई बात समझ में बच्चा? ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, दिस इज मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एंड मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ 2m अपॉन में QB। ये काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन कैसे आता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv का स्क्वायर। सो जब आप m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करोगे तो ऊपर न्यूमैरेटर में क्या बन गया? m स्क्वायर v स्क्वायर, जो कि बन गया p स्क्वायर, और नीचे क्या था? 2m के। कॉपी में लिखो तो m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 2m के। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये इक्वेशन लगेगा, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ये लगेगा। कॉन्सेप्ट पक्का करोगे तो न्यूमेरिकल बनेगा। तो हमारी जो दूसरी वीडियो आती है, जो आपके एग्जाम के बीच में गैप है, उसमें हम सवालों को सिखाते हैं बच्चा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेक्चर्स आपको छूटने नहीं चाहिए, वो ध्यान रखो आप। तो चलो बच्चा, ये बात हमें समझ में आ गई। अरे हम आपको आगे जाना चाहिए, पीछे कहाँ जा रहे हैं? ठीक, तो ये कौन सा मुद्दा था? ABC। ओके, अब D वाला पार्ट जो आपके थ्योरी में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, न्यूमेरिकल में आ सकता है, कि अगर भैया मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी थीटा जितना एंगल बनाए, अब तक तो क्या था? अब तक तो था कि सर 0 डिग्री था तो फोर्स लगा ही नहीं, 90 डिग्री था तो नाचने लगा, सर्कुलर मोशन करने लगा। बट ना 0 हो, ना 180 हो, ना 90 हो, थीटा हो, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, जैसा कि आप हमेशा देखते हो। थीटा की तरफ कॉस होता है बच्चा, थीटा की तरफ वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट, और अगेंस्ट वाला v साइन थीटा। आप अपने नोटबुक में लिखेंगे कि v cos थीटा हमारे लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, बिकॉज ये वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और जो v साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो v परपेंडिकुलर।
अब हम बारी बारी से दोनों का इतिहास समझते हैं कि दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पर क्या है। जब आप V पैरेलल की बात करते हो, पहला यहाँ पे लिखेंगे फॉर V पैरेलल कंपोनेंट, F का फॉर्मूला Q V पैरेलल B एंड देन साइन थीटा। चलिए वीडियो को रोक करके यहीं पर सोचिए बच्चा, थीटा कितना होगा? 100% थीटा 0 हो जाएगा, बिकॉज V पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई थीटा विल बी 0। इफ थीटा इज 0, नो मैग्नेटिक फोर्स, तो ये कंपोनेंट सीधा जाने का प्रयास करता है। ये कंपोनेंट पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगता, वो चाहता है कि मैं सीधा ही चले जाऊं, सीधा जाने नहीं देगा। कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाला कहता है कि यार मैं तो परपेंडिकुलर हूं, V परपेंडिकुलर, देख मेरे पर तो फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन 90 के हिसाब से, और सर ने पढ़ाया था कि साइन 91 हो, 90 डिग्री लग जाए, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाए, तो सामने वाला भाई साहब नाचने लगता है इस वाले फॉर्मूले से। अभी समझ में आया? एम वी स्क्वायर बाई आर, बट देखो मैंने V परपेंडिकुलर रखा है बिकॉज परपेंडिकुलर वाला है, तो ये इससे कट गया, तो R बराबर आया M V परपेंडिकुलर साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक V cos थीटा सीधा चलने की प्रयास करता है और ऊपर वाला V sin थीटा कहता है ओए तू सीधा जा रहा है बट रुक तो सही, मेरे को थोड़ा घूम लेने दे, बिकॉज मैं परपेंडिकुलर हूं तो मैं तो नाचूंगा। ऊपर वाला कहता है ठीक है भाई नाच, नीचे वाला कहता है ठीक है तू नाच ले, लेकिन एक बार नाच लेना तो मेरे को बोलना तो मैं भी चल लूंगा। तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, आदमी नाचता भी है यहाँ पे और साथ साथ सीधा भी चलता है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? इस मोशन को हम कहते हैं हेलिकल मोशन, पाथ, हेलिकल पाथ। ये टर्न देने में सक्षम कौन है? V sin थीटा, सर्कुलर भी हो गया और सीधा भी कौन रख रहा है बच्चा? cos थीटा कंपोनेंट, बिकॉज देयर इज नो फोर्स। इन्हीं में एक चीज पूछी जाती है कि दो सर्कुलर टर्न के बीच के गैप को क्या कहते हैं? उसको हम पिच कहते हैं। अगर पिच निकालने को आ जाए तो आप सीधा सीधा याद रखें, पिच मतलब होता है एक तरह का डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना है यहां से यहां तक? तो यहां से यहां तक का स्पीड है V cos थीटा, और t कितना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपके बोर्ड पर ही है 2 पाई m अपॉन में QB। यस, तो डायरेक्ट है ना बोर्ड के अंदर, इस पर से सवाल बना हुआ है न्यूमेरिकल। अब वही बच्चा कर पाएगा जिसके दिमाग में फॉर्मूला, और उसको भी वही बच्चा फॉर्मूले के साथ साथ जो समझ पाएगा कि लगाना कहाँ है। समझ में आई बात? चलिए, तो ये आपका पहला मुद्दा जो है A पोर्शन खत्म हुआ। अब हम B पोर्शन पर आते हैं जो कि एक थ्योरी है, सेकेंड मुद्दा, और वो है बायो-सावर्ट लॉ। फील करते जाएं बच्चा, मोहब्बत हो जाएगी, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में कोई है ही नहीं भौतिक विज्ञान के अलावा। हाँ, तो बायो-सावर्ट लॉ CBSE बोर्ड में लिखने के लिए 2 बार आ चुका है, 2 मार्क्स में आ चुका है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ, एक इनफाइनाइट वायर लो, करंट लो, और इस वायर का छोटा सा सेगमेंट लो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बायो-सावर्ट खुद ही कह रहे हैं। फिर इस सेगमेंट से थीटा जितने एंगल पर R पोजीशन वेक्टर पर पॉइंट P आया। सुनना मत, सिर्फ लिखना भी, और ईमानदारी से लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो बच्चा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर देना, भैया आपने जैसे से पढ़ाया हम साथ साथ में आपके नोट्स भी बनाते चले गए, ठीक? टैग कर देना अगर यूज करते हो तो, नहीं यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहाँ तक पहुंच गए बच्चा? हम यहाँ तक पहुंच गए। हाँ, मैंने बोला क्या लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है, वी हैव टेकन अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हैविंग करंट I, वी हैव टेकन अ स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट का मतलब छोटा सा हिस्सा ऑफ द वायर, DL। तो जब करंट इसमें से पास होता है ना बच्चा, तो उसी को कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं इसे? करंट एलिमेंट, करंट का एक छोटा सा भाग। इस करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो होता है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई R का स्क्वायर। और ये जो होता है वो छोटा सा हिस्सा होता है, इसीलिए जब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही किताब में बिना प्रूफ के दिया हुआ, और हमें ऐसे ही याद करना और हमें ऐसे ही लिखना है। फिर लास्ट में एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए आप म्यू नॉट के बारे में बताओ कि म्यू नॉट क्या था? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 4 पाई टकला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, 4 पाई 10⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, 10⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हाँ, 10⁻⁷, सॉरी, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। व्हाट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर? इट इज द यूनिट ऑफ दिस परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फील करना चाहते हो तो जिस तरीके से
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमें ये बताता है कि ये वाला मीडियम बहुत अच्छा है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जैसे अगर हवा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो इट विल टेल यू कि यार यहाँ से इजीली लाइट पास हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी, वैसे ही एप्सिलॉन नोट बताता है, एप्सिलॉन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अच्छा चल सकता है, और उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कितना अच्छा चलने वाला है वो बताने वाला टर्म होता है म्यू और म्यू नॉट, है ना। तो ये चीज आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है जिसका आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा बच्चा। इसी बायो सावर्ट का यूज करते हुए अब आपका एक बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन है जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और वो डेरिवेशन है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट वाला रिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। हमें करंट कैरिंग रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए यहां एक और चीज, अगर हमारे पास इस तरीके से वायर है तो हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है, जिसमें आपका थंब इस तरीके से होना चाहिए कि विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट द 4 फिंगर्स वेदर इट इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड और इट इज गोइंग आउटसाइड द बोर्ड। सो इफ आई थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो बच्चा सी माई फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द 4 फिंगर इज गोइंग इनसाइड, तो इसका मतलब है पी पर इनसाइड है और ये ऐसे क्लोज लूप बनाता है, तो यहाँ पर आपका हो गया आउटसाइड, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने ना यहाँ पर एक रिंग लेनी है, ये देखिए, और रिंग का 3D पिक्चर थोड़ा सा आपके सामने रखा जाएगा, तो घबराना नहीं, ध्यान से देखना। रिंग ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रिंग, ऐसे नहीं, ऐसे रिंग। इस रिंग के सेंटर से सरकमफेरेंस यानी कि उस पे सरफेस पर जाएं तो रेडियस हो गया कितना r। यहां से x जितने डिस्टेंस पर आए हुए पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ध्यान से देखना डायग्राम, ये है छोटा सा एलिमेंट dl जिसमें से करंट पास हो रहा है I, ऐसे करंट चल रही है, एलिमेंट कितना है dl, तो I dl। तो इस एलिमेंट की वजह से यहां पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बच्चा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर ही आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, साइन 0 आपका 0 हो जाता है। अच्छा, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका फाई है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये वैल्यू कितनी हुई? ये वैल्यू हुई 90 माइनस फाइव। तो ये कितना हुआ? बिकॉज यहां से लेके यहां तक पूरा 90 है, तो जो लास्ट वाला छोटा सा हिस्सा मैंने बताया है ये, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5। हाँ, आया समझ में? ठीक है, तो जिस तरफ 5 है तो थीटा की तरफ कंपोनेंट हो गया db का cos 5, और उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा बच्चा? db sin 5। जितने अच्छे से आप देखेंगे उतना बेहतर आपको ये डेरिवेशन भी याद रहेगा। बच्चों को मोस्टली डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है, तो चैनल पर एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी, एक अमेजिंग 3 घंटे की वीडियो जो है मैंने प्रोवाइड कराई हुई है बच्चा। कमेंट पे मैं पिन कर देता हूँ, आप सेपरेटली उस वीडियो को देख लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, जिसमें सिर्फ डेरिवेशन है। एक साथ उसको भी रिवाइज कर लेना एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। अभी चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इस एलिमेंट की वजह से ऐसा डायग्राम बनता है। अगर यही एलिमेंट यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तो भी तो हमें ऐसा ही कुछ मिलता कि नीचे की तरफ, अब याद भी रख लीजिए, ऐसा ही डायग्राम आएगा db cos 5, और इस तरफ हो जाएगा db sin 5। तो आप ये कहेंगे कि आउट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, सभी कंपोनेंट में से only the db sin 5 will be added while the cos 5 component will cancel the effect of each other. Why? Because they are in the opposite direction. अच्छा, जैसे यहां वाले कंपोनेंट के लिए भी cos 5 अपोजिट हो जाएगा। cos 5 क्या है? ऐसे सर्कल में है। जैसे अगर मैं इसको सीधा दिखाता तो यहां पर बच्चा cos 5 है, ऐसे फील कर लीजिए इस बात को, है ना। और sin 5 क्या है? ऐसे बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो अगर बोर्ड से बाहर आ रहा है तो मैं इसी को ऐसे कर दूं तो देखो sin 5 इधर हो गया, लेकिन ये सब लोग एक दूसरे के इंपैक्ट को काट दे रहे हैं। कौन? cos वाले। तो हम यहां लिख देंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिली? ओनली बिकॉज ऑफ db sin 5। सो हियर यू हैव टू राइट कि dbx इज इक्वल टू db sin 5। अच्छा सर, आपने x क्यों लिखा? x डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बची हुई इसलिए हमने ये लिख दिया, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो dbx बराबर db sin 5। ओके, तो db की वैल्यू क्या है? तो db की वैल्यू है म्यू नॉट idl sin 90 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एंड देन sin 5। बच्चे गलती मत करना, sin 90 इसलिए लिया गया है बिकॉज ये देखिए 90 पर ये आपका मैक्सिमम था, और ये कहां से आया? तो ये आपका बायो सावर्ट लॉ है, बाजू में ही पड़ा हुआ है, म्यू नॉट आइडियल sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक ना? sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसको थोड़ा हम आगे कर लेते हैं। सो म्यू नॉट idl
एंड देन साइन फाई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। डेरिवेशन देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर क्या था, करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना उसका डिस्टेंस, तो करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उसका ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको हम इसके आगे का स्टेप इजीली समझा सकें। चिंता मत करिए, मेरी हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत बेहतरीन नोट्स हैं ये आपके सामने जो बन रहे हैं, हर बार आपके लिए मेहनत कर रहा है बच्चा, ठीक। तो यहां तक हमें सर क्लियर है, ओके। तो डीबी से अगर मुझे बी पर जाना है तो मुझे इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी बिकॉज डीबी है। तो ये आपका हुआ म्यू नॉट आई साइन फाई अपॉन 4 पाई, देखिए आर का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये हुआ इंटीग्रेशन डीएल। थोड़ा सा सोचिए, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन साइन थीटा यानी साइन फाई, तो साइन फाई हो जाएगा फ्रंट, सामने वाला, फाई के सामने कौन है, ये याद रहे बच्चा, अगर भूल जाओ तो जब भी हम साइन थीटा निकालते हैं परपेंडिकुलर बेस एल्टीट्यूड सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस में कंफ्यूज हो तो साइन थीटा, साइन में स शब्द आता है, तो सामने देखिए थीटा के सामने कौन सी भुजा है, आर्म है, आर, तो इसकी वैल्यू हो गई आर, और नीचे आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट है ना, आई कैन राइट 1/2 एंड देन सी दिस इज डीएल विच इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द रिंग, तो dl का इंटीग्रेशन l हुआ। नाउ l इज द एंटायर लेंथ ऑफ द रिंग, सो इफ रिंग इज हैविंग अ रेडियस कैपिटल r, दैट मींस इसका टोटल कितना हो गया बच्चा, लेंथ 2 पाई r। यस, लीजिए बच्चा आपके सामने डेरिवेशन हाजिर है, पाई से पाई मर जाएगा, 2 से ये भी मर जाएगा, तो ये आपका आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ये वाला 2 एंड देन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कहाँ से आया, तो बेस सेम हो तो इनके पावर को जोड़ देना चाहिए, 1 + 1/2 एलसीएम लोगे तो 3/2। दिस इज डन, अमेजिंग डेरिवेशन बच्चा, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। अच्छा, अगर इसी में n टर्म्स गिवन हो तो आप लिखोगे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया, ठीक है सर। इसके साथ साथ यहाँ पर दो आप केसेस इंडिकेट कर दीजिएगा कि अगर हम सेंटर पर चले जाएं तो देखो हमारा x 0 हो गया, सो व्हेन यू टेक x 0 दिस आर स्क्वायर स्क्वायर गुना भी कैंसिल आउट, ऊपर वाले आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r बचेगा। और दूसरा, अगर x की वैल्यू रेडियस से बहुत ज्यादा हो, मतलब हमारा ये जो पोजीशन है वो बहुत आगे चला जाए, रेडियस से बहुत बड़ा हो जाए, कहने का मतलब कि अगर हमारा x 2 मीटर है और रिंग का जो रेडियस है वो 1 mm है, तो 2 मीटर इज क्वाइट लार्ज देन mm, तो उस परिस्थिति में ना हम क्या कर सकते हैं बच्चा, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे नहीं, क्योंकि इसको करोगे तो ढुड़ुम से पूरा ही जीरो हो जाएगा, पूरा ही जीरो नहीं करना है, नीचे करना है। हाँ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³। दुनिया भर के सवाल MCQs में इस पर से बनाए जाते हैं और बनते भी हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। ये कहाँ लगाओगे, रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बोले तो। ये कब लगाओगे, रिंग के सेंटर से बहुत दूर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो। चलिए चौथे मुद्दे पर आते हैं। अब है बच्चा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो बच्चा एम्पियर सर्किटल लॉ लिखने के लिए बोर्ड में आया हुआ है, और क्या कहता है ये लॉ, ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्लोज लूप है और इसमें आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसके अंदर एक करंट ऐसे क्रॉस वाली है और एक करंट ऐसे डॉट वाली है। सो आप शुरुआत में लिख देंगे हियर वी हैव टेकन अ क्लोज लूप एंड वी आर मूविंग इन द क्लोज लूप इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देयर आर 2 वायर्स व्हिच आर इनसाइड द प्लेन। तो I1 और I2 जस्ट लाइक गाउस लॉ, जितने चार्जेस होते हैं वही। फिर बात तो इसका सीधा सीधा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। आप इसे क्या लिखेंगे बच्चा, आप इसे ऐसे लिखेंगे कि लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड अलजेब्रिक सम ऑफ करंट। रटो नहीं, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ म्यू नॉट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एज वेल एज अलजेब्रिक सम ऑफ करंट।
बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इस अलजेब्रिक सम ऑफ करंट में इन दोनों में कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा ये निर्धारित करेगा एक नियम। नियम ये है कि जिस दिशा में आप चलें उस दिशा में अपनी 4 उंगलियां रख लें और थंब को खोल दें। देखिए थंब कहां जा रहा है, बाहर, तो बाहर वाला करंट डॉट वाला है, तो ये प्लस और ये माइनस, इसीलिए हमारा आंसर होगा I2 माइनस में I1। और यहां जरूर ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज टेक क्लोज लूप वाला ही करंट। ऑल दोज करंट विच आर आउटसाइड दिस लूप वी डू नॉट हैव टू छेडिंग देम, हमें उन्हें नहीं छेड़ना है। जस्ट लाइक क्लोज लूप के अंदर जो चार्जेस होते हैं हम सिर्फ उसी को देखते हैं, आउटसाइड वाले को हम बिल्कुल भी देखते नहीं है। तो ये हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके बाद एक एग्जाम्पल है बच्चा, वो हमने वीडियो के अंदर किया ही हुआ है, डेरिवेशन वाले वीडियो में भी किया हुआ है, तो हम उस पर अभी नहीं जाते हैं, आगे के मुद्दे पर चलते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है सोलेनॉइड का फॉर्मूला, और ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में डेरिवेशन से डिलीटेड है, बट एज अ न्यूमेरिकल एज अ एमसीक्यू आ सकता है। तो सोलेनॉइड की खास खास बातें फटाफट जान लीजिए। ये एक इस तरीके से होलो सिलेंडर होता है, उसके ऊपर तार को लपेटा जाता है और उसमें से करंट प्रवाहित की जाती है। जब इसमें से करंट पास आउट होती है बच्चा, तो कुछ इस तरीके से ढिचकियां होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है। अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होता है, और एज पर जो होता है अंदर के कंपैरिजन में आधा होता है। तो जो इनसाइड है उसका फॉर्मूला ही लगता है म्यू नॉट NI अपॉन में L, और अगर हम एज पर चले जाएं तो यही फॉर्मूला म्यू नॉट NI अपॉन 2L होता है। आपको चिंता नहीं करनी है डेरिवेशन की, डेरिवेशन आपके बोर्ड में ये पूरा है ही नहीं म्यू नॉट NI बाई L, लेकिन फॉर्मूले से सवाल आ सकते हैं, सीबीएसई ऐसा धोखा देती है अक्सर, ठीक, कि सिलेबस में नहीं था बट फॉर्मूले से सवाल आ गया। सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है बट वो क्वालिटेटिव फॉर्मूला बिल्कुल है बच्चा, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। रिकॉर्ड कर रहे थे और पिताजी का फोन आ गया। पिताजी का फोन आता है बच्चा तो फिर उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। आइए चलिए नंबर 6। तो सोलेनॉइड डन बच्चा, टोरॉइड है ही नहीं आपके सिलेबस में। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर आता है पूरा एटॉमिक मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चर्चा है, एंड साथ ही साथ आपके मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो आइए मैं आपको वो भी समझाता हूं। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मतलब कि एक वायर है बेटा, उस वायर में करंट पास हो रही है, उसका कुछ लेंथ दिया और वो मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे समझिए कि जैसे ये नॉर्थ है, ठीक, और ये साउथ है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा समझ लो। और इसके अंदर ना एक वायर है, उसमें से करंट पास हो रही है, इस वायर का लेंथ भी अपने को गिवन है L। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया भाई कि इसके ऊपर फोर्स लगता है, और मैं इसे हमेशा बच्चों को कहता हूँ, सांप कहाँ रहता है, बिल में, ऐसे याद रख सकते हो। दिल में नहीं, सांप दिल में नहीं रह सकता भाई साहब, बिल में रहता है। तो वहीं से बिल पर से याद रखिए, इसका फॉर्मूला है IL क्रॉस B। ये आता है बच्चा आपका ILB साइन थीटा। यस, थीटा अगर 90 डिग्री हो, जो कि यहाँ दिख रहा है, IL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए ये 9 साइन 90 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा ILB। बोले तो क्या बच्चा, बोले तो सांप कहाँ रहता है, दिल में, बिल में, बिल में रहता है, BIL। ओके, इसी फोर्स से रिलेटेड एक और डेरिवेशन आपके इसी चैप्टर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर हो, बड़ा सवाल इस पर से आते हैं, ध्यान से समझ लोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। अगर दो पैरेलल वायर आपको गिवन हो और उसमें से करंट पास आउट हो रही हो, ऐसे, एक में से I1 जा रही है, दूसरे में से I2 जा रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, और इस वाले वायर का हम L लेंथ पर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहली वाली वायर को आप समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वैसे प्रोड्यूस तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन हम एक वायर के रेफरेंस में दूसरे को देखेंगे। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया वायर जिस पे पास करंट चल रहा हो, लेंथ भी गिवन हो, तो इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा ILB। गॉट द पॉइंट। तो हम सबसे पहले इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, आप पूरा ऐसे लिखेंगे विस्तार से, ठीक है। सो F इज इक्वल टू, सॉरी, B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अनंत लंबे तार की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, I की जगह पर हम क्या लिखेंगे, I1।
अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ है, अंदर की तरफ। तो यहाँ जो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस वायर, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, थंब ऐसा इनसाइड, तो ये यहाँ पर आपका फोर्स लगेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर आ गया, तो हम ये फॉर्मूला लिख देंगे फोर्स का, I2L क्रॉस B, क्योंकि I2L और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसको आप भूल जाइए, I2L अब भी रख दीजिए, ये रहा म्यू नॉट I1 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। मजा आ रहा है बच्चा लोग, फील आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना। सो अब ये हो गया म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई आर। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। अब दो वायर में अगर सेम डायरेक्शन की करंट फ्लो करे तो याद रखना सेम डायरेक्शन में सचिन सर, से सचिन सर, ए फॉर अट्रैक्शन, सचिन सर से अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ फिजिक्स, राइट। तो सेम डायरेक्शन में बच्चा दोनों वायर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये आपके न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत आसान होंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या लगता है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिपल्सिव होता है। चलिए नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7 बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है मैग्नेटिज्म ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जो कि मोशन कर रहा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अ काइंड ऑफ चार्ज, चार्ज चलता है तो करंट बनाता है, और अगर कहीं पे भी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब इसकी वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है बच्चा तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से आएगी वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। रेडियस को हम R रखते हैं, करेक्ट है ना। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल गई कि म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R है। ओके, इसका एक और चीज निकालने के लिए बोलता है, उसको बोलता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये सब आपके एक एक मार्क्स में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्या पूछेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोले तो आप बच्चा M बराबर सीधा सीधा निया लगाई देबो, उड़ीसा में निया लगाई देबो मतलब आग लगा देंगे। सही कहा है ना। n नंबर ऑफ टर्न्स है, यहां पर एक चक्कर है, रिंग तो है नहीं तो एक हो जाएगा। I इंटू ए यानी कि पाई आर स्क्वायर। I मतलब क्या, करेक्ट, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है और टाइम आपका टाइम पीरियड है बिकॉज सर्कल में चल रहा है, एंड देन इट इज पाई आर स्क्वायर। कैन वी चेंज दिस कैपिटल T? यस। कैसे, स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका 2 पाई आर अपॉन में कैपिटल T। सो कैपिटल T बराबर 2 पाई आर अपॉन V। ये T की वैल्यू को उठा के यहां रख दो। सो E पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर एंड देन V। ठीक ना। तो ये पाई से पाई मर गया, ये इससे मर गया, ये हुआ EVR डिवाइडेड बाई 2। आप चाहो तो इसे M से मल्टीप्लाई करो और M से डिवाइड करो। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं वो जरूर याद रखें, MVR क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये हुआ EL अपॉन 2M। इसे जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी कहा जाता है, जायरो गायरो जो कहना कह दो। और इसकी वैल्यू निकालोगे तो फिक्स आएगी 8.8 10⁻26 कूलम पर किलोग्राम। गायरो मैग्नेटिक रेशियो इसे कहते हैं। L आपका एंगुलर मोमेंटम है, E तो फिक्स है 9.10⁻31 kg, एंड मास भी फिक्स है। कितना इलेक्ट्रॉन का, नहीं, चार्ज आपका फिक्स है 1.6 10⁻19 कूलम, और मास जो होता है दैट इज 9.1 10⁻31 kg। दिस मीन्स अगर दोनों को सॉल्व किया जाए तो 8.8 10 पावर समथिंग 26 आता है माइनस में, हो गया। तो यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो इसको कहते हैं इस टॉपिक को कि ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इफेक्ट। बराबर क्लियर है। चलिए नंबर 8 पर आते हैं बच्चा। ढन टडन। नंबर 8 पॉइंट जो है आपका बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और वो है टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर डाइपोल। पहली बार पढ़ोगे तो भी आपको आनंद आ जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। ध्यान से देखिए। तो पहले इसके दो डायग्राम बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो दोनों डायग्राम आप अच्छे से थोड़ा बनाना। मैं यहाँ पर रफली मेरे से होगा,
क्योंकि पूरा लिख लिख करके करा रहा हूँ बच्चा, ताकि आपको फील आए। इतने बार पढ़ाने के बावजूद भी हम वापस मेहनत करते हैं ताकि आप सभी बच्चों को एक अच्छा सा लगे, फील आए कि यार सर इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा चीज़ हम लोग को देते हैं, तो हम भी जो है अच्छे मार्क्स ला करके बाबा एसएसपी को खुश करें। ठीक है, वैसे मैं कभी नहीं कहता कि मार्क्स इज एवरीथिंग, बट इतनी मेहनत के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे बच्चा अच्छा कर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक नॉर्थ है और इस तरीके से एक साउथ है, दैट मीन्स ये हो गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से साउथ में निकलती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर बच्चा ऐसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है इस तरीके से। तो ये देखिए हम रेक्टेंगुलर लूप को रेड वाले कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर लूप, और इसको ना इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं एक खूबसूरत सी बैटरी के साथ। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, और इस बैटरी के प्लस से करंट चलेगी, करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और वापस बैटरी के माइनस में आ जाएगी। अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि इस वायर का 4 सेगमेंट है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ध्यान देना, फॉर बी सी एंड ए डी हम शुरुआत भी ऐसे ही करेंगे। फॉर बी सी एंड ए डी अगर हम फोर्स की बात करें, अच्छा एक और चीज बच्चा, ये चौड़ाई है, इसको बी मान लीजिए, और यहां से यहां तक लंबाई है, उसको ए मान लीजिए। लूप की लंबाई ये ए और चौड़ाई कितनी, बी। आप लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, सो फॉर बी सी एंड ए डी इट इज आई बी क्रॉस बी। या तो ये साइन 0 होगा या तो ये साइन 180 होगा। देखिए ना, ये पार्ट के लिए एडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो ध्यान से, और करंट ऐसे चल रहा है डी से ए की तरफ, तो कितना एंगल हुआ 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। और अगर मैं ये वाला हिस्सा देखूं बी सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चवा, तो इसका मतलब है कि आपके इसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स लगने वाला नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर मैं ए बी सेगमेंट देखूं और सी डी सेगमेंट देखूं, कौन सा सेगमेंट, ए बी और सी डी, तो हम लिखेंगे यहां पर फॉर ए बी एंड सी डी हमें दिख रहा है कि फोर्स लग रहा है, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री है, बट ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, आई ए क्रॉस बी, नीचे की तरफ, तो इस वाले हिस्से पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है और इस वाले पर 100% ऊपर की तरफ ही लगता है, जिस वजह से ये जो लूप था, ये लूप इस पर नीचे की तरफ गया, इस पर ऊपर की तरफ, तो ऐसे घूम जाएगा। इसको फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कपल टॉर्क। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन, not on the same point, then they will always create a torque. Because of torque, because of the couple, they will rotate the body, तो बॉडी को रोटेट कर देंगे। तो अब हमें रोटेटिंग वाला हिस्से का डायग्राम जो है समझना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से, यहीं पर समझा देता है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये लूप पहले रेड वाला ऐसा था, ये ऐसा हो गया, ये रेड वाला बच्चा ऐसा हो गया, ध्यान देना, ठीक है। ये वाले टर्मिनल पर कहां लग रहा था फोर्स, नीचे, कितना लग रहा था आई ए बी जितना, और यहां पर भी कितना लग रहा था, इतना ही, सेम अमाउंट का फोर्स है आई ए बी जितना। कितना एंगल इन्होंने बनाया, थीटा, तो ये आपका हो गया, ये देखिए यहां मान लेते हैं थीटा, कहीं भी मान सकते हो, ये आपका थीटा हुआ, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये जब ऐसे था तो इसका चौड़ाई कितना था बी, तो अभी भी तो ये बी ही है, तो ये कितना हुआ, ये यहां से लेके यहां तक हुआ b/2, तो ये कितना हुआ, ये काला वाला लाइन, ये हुआ b/2 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हुआ b/2 साइन थीटा। इन द वेरी सेम में बच्चा, यहां से यहां तक ये भी आपका, क्योंकि ये थीटा है ये ना वापस 90 माइनस थीटा होगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगी आपकी b/2 साइन थीटा। हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है, कोई भी एक फोर्स और उनके बीच का पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ना, पीडी यहाँ पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, तो इट इज b/2 साइन थीटा एंड देन प्लस b/2 साइन थीटा, which means your answer is
बी साइन थीटा। अब देखो छोटा वाला ए एंड छोटा वाला जो बी है, ये वाला और ये, डोंट यू थिंक दैट दिस विल बिकम एरिया? यस। तो बच्चों आंसर हो जाएगा आई ए बी एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ये आ गया आई ए बी साइन थीटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर n टर्न्स इस रेक्टेंगुलर कॉइल में हो तो n से खाली मल्टीप्लाई कर दो और स्टार्टिंग में जो वैल्यू आ रही है निया, वो आपको पहले ही बताया, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो टॉर्क इज इक्वल टू आ गया आपका m क्रॉस b। टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। ये डेरिवेशन 3 मार्क्स में बहुत बार आया है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नंबर 9 पर चलते हैं बच्चा। एंड नंबर 9 इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लिखने के लिए आ सकता है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ब्लरी इमेज आया है लेकिन काम चल जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर आपने कुछ इसी तरीके का देखा होगा, जिसमें सुई लगी होती है। ये सुई जो है डिफ्लेक्ट करता है एंड करंट को सेंस कर लेता है। लेकिन अगर हम इसे, इसका ये ऊपर वाला इसे मार के थक से तोड़ दें और अगर पूरा अंदर का देखें, अंदर मटेरियल, तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। इस तरीके से बच्चा कर्ड शेप की मैग्नेट लगी होती है। ये कर्ड शेप का ऐसा मैग्नेट ना हो के ऐसा रखने के पीछे का कारण है कि यहाँ सेंटर पर ना सॉफ्ट आयरन का मटेरियल होता है, जिसके ऊपर ऐसे वायर की वाइंडिंग की होती है। ये हमारा टॉप व्यू है और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो वो सब सेंटर में रहे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक रहे, इसीलिए जो होता है ऐसा बनाते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड का पूरा यूज कर सके। ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। सॉफ्ट आयरन का क्यों बना होता है? बिकॉज ये बहुत अच्छा हाई फेरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये एमसीक्यू वन शॉट क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ रहे, कॉन्सेंट्रिक रहे, इसका पूरा यूज हो सके। और इसके ऊपर ना इस तरीके से कि स्पाइरल वाला, जैसे बच्चों के कैसे खिलौने आते थे चाबी वाले, तो ये टाइट होगा, चूड़ी टाइट होगी, तो इसमें रीस्टोरिंग जैसी वापस वैल्यू की, स्प्रिंग को खींच दो, छोड़ दो तो वापस आता है, वैसा ही कुछ इसके अंदर होता है। और इसके साथ ना अटैच होता है ऐसा सुई, और यही इसके ऊपर होता है डायल। हमको दिखाई देता है बस ये डायल वाली वैल्यू जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये सुई कैसे मूव करेगा, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है? तो जैसे ही इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से करंट पास होती है तो इसके ऊपर टॉर्क लग जाता है। हम ऐसे ही लिखेंगे, टॉर्क कितना होता है? NIAB साइन थीटा। अच्छा आप देखो कि कैसी भी परिस्थिति हो आपका थीटा 90 डिग्री होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। मतलब कोई भी करंट जाए ये फुल डिफ्लेक्शन मारेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में m क्रॉस b है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? हॉरिजॉन्टल। और m कहाँ है? m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में एरिया आता है। एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सुई ऐसे जाए हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के तो टॉर्क हमेशा क्या रहेगा? मैक्सिमम। जब इस पे टॉर्क लगता है ये ऐसे घूमता है, ये सिकुड़ जाता है, फिर इसमें आ जाती है रीस्टोरिंग टॉर्क, जो इसको वापस पंप करके मेन पोजीशन पे ले आता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है K फाई। यहाँ पर फाई को बोलते हैं टोरिजिनल कांस्टेंट, सॉरी K को बोलते हैं टोरिजिनल कांस्टेंट, और जो हमारा फाई है वो आपका कितना एंगल इसकी वजह से घूमा मुड़ा, वो होता है एंगल। क्योंकि दोनों सेम है तो हम इसको कंपेयर कर देंगे। सो NIAB इज इक्वल टू K फाई। नाउ फाई बाई आई इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाई K। ये जो फाई बाई आई है इसे कहते हैं बच्चा करंट सेंसिटिविटी। बोर्ड में पूछा है बहुत बार, करंट सेंसिटिविटी क्या बताता है? ये बताता है कि कितना कम अमाउंट के करंट के लिए गैल्वेनोमीटर कितना अपना एंगल यूज करता है। और अगर हम पाई अपॉन IR कर दें तो ये होगा NAB अपॉन में KR। इसे हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। बस IR से मल्टीप्लाई किया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। ठीक इसी गैल्वेनोमीटर को यूज किया जाता है बच्चा एज एन एमीटर और एज एन वोल्टमीटर। दोनों को देखिए साथ में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आपको याद भी होगा, याद नहीं भी है तो इसको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एमीटर करंट को मापता है, लेकिन करंट को मापने के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम आता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी जुड़ जाता है, जिससे ये जो मेन करंट है वो कम आती है। इसको अच्छा करने के लिए गैल्वेनोमीटर के, सुनिएगा ध्यान से, इसको अच्छा करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर से भी छोटा अमाउंट, जितना हो सके उतना, मतलब इतना, S मच लेस देन कैपिटल G। G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड S इज द शंट रेजिस्टेंस। ये जितना कम हो उतना ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट Ig और इसमें से जाने वाली करंट I माइनस में Ig। शंट क्या है? शंट एक बेसिकली मिनिमम अमाउंट का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू वी ऑलवेज ट्राई टू कीप एज लो एज पॉसिबल, बिकॉज पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है ताकि हम सही अमाउंट की करंट को मेजर कर सके। दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। शंट के अक्रॉस का वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का वोल्टेज का फॉर्मूला I इंटू आर, आई जी इंटू कैपिटल जी, और इधर हो जाएगा I माइनस में आई जी इंटू एस। तो S बराबर आया आई जी इंटू जी अपॉन I माइनस आई जी। न्यूमेरिकल इसके बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चा। आपके एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल है इसी टॉपिक के बाद, उसे जरूर कर लीजिएगा। मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, सिर्फ चेकआउट कर लीजिए प्लेलिस्ट, यू विल गेट एवरीथिंग। अब वोल्ट मीटर में क्या होता है जब आप इससे वोल्टेज मापोगे तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लगाते हैं, जितना हो सके उतना बड़ा, ताकि वोल्टेज सही आए। करंट देखिए दोनों में से सेम जाएगा, तो ओवरऑल वोल्टेज कितना हो गया इसका आई जी इंटू जी, क्योंकि V बराबर आई आर होता है, प्लस आई जी इंटू आर। अब मुझे R चाहिए, सो R बराबर V अपॉन आई जी माइनस में G। तो ये हुआ सीरीज रेजिस्टेंस और ये हुआ आपका शंट। दैट्स इट, ये आपका हुआ चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर 5 में आते हैं। चैप्टर 5 में कहानियां बहुत सारी हैं, तो हम टेक्स्ट बुक का पेज भी पलटते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी कहानी आपको किस तरीके से याद रखनी चाहिए। एक जगह पर थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला वाला डेरिवेशन भी है, तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, उसके बाद जो है हम कहानी पर आते हैं बच्चा। चलिए, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 3 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। देख लीजिए, पहली बार भी देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमें जो चीज पढ़नी है वो मैं आपको सिखाता हूं। चलिए बच्चा, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज हैं कुछ इस चैप्टर की, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं जिससे आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। So all we have to think about the properties, the different properties and the different kind of MCQs we have to understand from these properties. तो सबसे पहले यार कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक स्टैंड है, ऐसे एक स्टैंड है, और यहां पर ना इस तरीके से एक मैग्नेट को आपने फ्रीली लटका दिया ऐसे, तो जो मैग्नेट होता है वो पहले ना ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और खुद को फिर अलाइन कर देगा। मैग्नेटिक निडल, इसको मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक निडल भी कह दीजिए, चुंबकीय सुई, तो वो पहले कहीं पर भी मूव करेगा लेकिन बाद में खुद को स्टे कर लेगा एक ऐसे पोजीशन में जहां पर अर्थ का नॉर्थ और साउथ हो, क्योंकि धरती माता खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो पहला ही जो मुद्दा होता है ना इसका, वो आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और जहां पर ये रुक जाए, जहां पर ये कौन रुक जाए, मैग्नेटिक निडल, तो वहीं से जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ का पता चलता है। तीसरा मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी मैग्नेट को हम ऐसे तोड़ेंगे तो इनका नॉर्थ और साउथ अलग नहीं होता। साउथ है तो नॉर्थ लेके पैदा हो जाएगा, और अगर नॉर्थ था तो साउथ लेके पैदा हो जाएगा। वाई? बिकॉज दे ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। फिर अगर आप इनके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो, स्पर्शक खींच दो, तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए जरा देखते हैं धरती माता के लिए ये जियोग्राफिक साउथ होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है रियलिटी में ना, जहां पर ये होता है वहां मैग्नेटिक साउथ होता है और यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो ऐसे निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके फिर ये ऐसे एंट्री मारती है इस तरीके से। इसको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं, बट ये अभी एज सच आप इतना डीप में मत जाओ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं क्यों इसके अंदर चला गया, परेशान भी होंगे। चलिए छोड़िए, इसे हटाते हैं। बार मैग्नेट का डायरेक्शन देख लो, ABCDEF। बार मैग्नेट का डायरेक्शन होता है इस तरीके से, नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहाँ जाती है बच्चा? साउथ में जाती है, और ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मोर मैग्नेटिक फोर्स। जितनी ज्यादा होंगी फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो ये वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ABCDEFGH। आयरन और जो उसके एलॉयज होते हैं ना, उससे जो होता है बच्चा आपका मैग्नेट बनता है। ठीक है, फिर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। एक और है GHI,
टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, वाई? बिकॉज जहां पर ये काटेंगे तो वहां दो टेंजेंट आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, मतलब घर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली है नॉर्थ से तो साउथ में जाएगी, तो इसका डायरेक्शन फिक्स है। इनमें से कोई भी एमसीक्यू आपका बन सकता है। ठीक, चलिए आइए दूसरे मुद्दे पर चलें बच्चा। तो दूसरा मुद्दा है गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, लिखने के लिए आया है। तो अगर हम गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें बेटा, तो ये आपको यहां पर क्या लिखना है वो समझिए। सबसे पहले एक डायग्राम बना देना। बार मैग्नेट लिया, क्यों लिया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही है, कहां जा रही है? साउथ में जा रही है, और सिर्फ जा ही नहीं रही है, साउथ से नॉर्थ में जाकर के इस तरीके से क्लोज लूप बना दे रही है। तो एप्पल बन रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश बाबा एसएसपी। तो देखिए कहीं पर भी अगर आप एक क्लोज लूप लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आके बाहर चली गई, मतलब किसी भी क्लोज लूप के अंदर, ये आपका क्लोज लूप है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रुक नहीं रहा है। इसीलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। वाई? जैसे ई डॉट डी ए सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, वो सिग्मा क्यों आया था? वो सिग्मा क्यू इसलिए भी आया था बिकॉज चार्ज स्टे कर सकता है, दैट चैप्टर वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टे नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज उसको एन से निकल करके एस में जाना है। सो इफ यू थिंक अबाउट अ क्लोज लूप एंड वी आर थिंकिंग कि यार इज देयर एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर स्टेइंग इन दैट, आंसर इज नो। जितनी आई उतनी चली गई, तो इसीलिए आपका होता है 0। ठीक है, नंबर 3 बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, पोटेंशियल एनर्जी। एक आपके टेक्स्ट बुक में ना वो एक पेज होगा जहां पर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले को मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर किया है, तो वो भी ये देखना है, अभी मैं वो भी बताता हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखिए, डेरिवेशन नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला बताता हूं आपको। जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कुछ इस तरह से, साउथ से नॉर्थ आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। पहले एंगल θ1 था, अब एंगल θ2 है। तो अगर θ1 से θ2 पर जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कल के या प्रीवियस वीडियो के अंदर जब आप चैप्टर 2 समझ रहे थे तब भी मैंने समझाया था, याद आया कि वर्क डन हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चा, mb cos θ2 विद साइन माइनस, और फिर माइनस में mb cos θ1। तो ये आपकी फाइनल और ये आपकी इनिशियल। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, mb cos θ1 माइनस में cos θ2। तो θ1 से θ2 जाए तो डायरेक्टली हम वर्क ऐसे निकाल सकते हैं। इनफैक्ट m की जगह पर हम NiA जरूर लिखेंगे। अब एक फेवरेट क्वेश्चन जो बच्चा दबंग बैच देखा होगा, हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल थे, उसे देखा होगा तो तुरंत आंसर करेगा। अगर डाइपोल को स्टेबल कंडीशन देनी है तो थीटा कितना? 0। स्टेबल कंडीशन मतलब क्या? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो। तो यहां पर हम केस बना देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम θ0 u माइनस में mb cos θ cos 0 1। और अगर अनस्टेबल बोलेगा बच्चा तो थीटा कितना लेंगे? 180, u कितना होगा? cos 180 की वैल्यू माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस mb। अब आपसे पूछ ले कि अगर ये स्टेबल इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, तो व्हाट विल बी वर्क डन? तो स्टेबल से अनस्टेबल पर जाइए, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। अनस्टेबल से स्टेबल जाइए तो स्टेबल माइनस अनस्टेबल कर दीजिए। तो 2mb और माइनस 2mb इसके आंसर आते हैं। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बात हुआ। नंबर 4 पर आते हैं बच्चा। इस चैप्टर के अंदर नंबर 4 पर जो चीज हमें समझनी है वो है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगेन ओनली फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट इन दिस। मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक भी दे देता हूं। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? तो मैग्नेटाइजेशन एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बॉडी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ला देती है। यहां आप देख सकते हैं सोलेनॉइड है जो कि इस तरीके के एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है, प्लस से करंट घुसा और माइनस में, प्लस से निकला और माइनस में चला आया। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई हैं बिकॉज ऑफ दिस करंट। इसी को मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं।
तो सबसे पहले मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बराबर आई एफ NIF अपॉन में L। IF मतलब फ्री करंट विच इज पासिंग थ्रू द वायर, फ्री करंट विच इज पासिंग थ्रू द वायर, ठीक है। और जो L है वो टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। सेकेंड आता है बच्चा मैग्नेटाइजेशन। जैसे अगर मैं यहां पर एक मटेरियल रखूं जो पहले ऐसा था कि इसके अंदर सारे डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो बेकार मटेरियल था। अगर डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता तो वो बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल माना जाता। तो इसके सारे डाइपोल मोमेंट ना रैंडम रहते हैं, और जैसे ही यहां से टक से करंट चलती है, यहां मान लो एक स्विच लगी हुई है, ऐसे स्विच को आपने टैप किया, करंट पास हुई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने सारे डाइपोल मोमेंट को सेट कर दिया, तो वो मैग्नेटाइज्ड हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है IB NIB अपॉन में L। इसको मैग्नेटाइजिंग करंट भी कहते हैं। इसी टॉपिक के तुरंत बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल है उसे जरूर सॉल्व करिएगा, वीडियो लेक्चर्स चैनल पर पड़ा हुआ है पूरा सॉल्व। तीसरा जो होता है बच्चा, M का फॉर्मूला एक और होता है स्काई MH। स्काई M को कहते हैं डाईमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। नंबर D, B बाई म्यू नॉट माइनस में M इज इक्वल टू H। इनमें से कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। म्यू नॉट आपको पता है, M मैग्नेटाइजेशन है, H आपको पता चल गया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, B इज इक्वल टू म्यू इंटू H। इसके अलावा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस स्काई M, दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस स्काई M। ठीक ना, कई बार ऐसे सवाल भी पूछा गया है कि स्काई M अगर 1000 है तो म्यू आर कितना है, 1001। म्यू आर अगर 1000 है तो स्काई M कितना है, 999। आया हुआ सवाल है, आई बात समझ में। तो यहां से आपके MCQs बन सकते हैं। चलिए आइए नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 पर है मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या पढ़ना है, आपके टेक्स्ट बुक में तुरंत पेज निकालो जहां पर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कहानी दी हुई है। आप बोलेंगे तो हम NCERT का एक टिक मार्क्स वाला वीडियो भी ला देंगे, वैसे लाए ही है, चैनल पे पड़ा है, खाली खोजो। जो सोचोगे बच्चा सब है, जो सोचोगे चैनल पर है, आपको बस खाली सर्च करना है, बाई SSP लास्ट में लगा देना ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, ठीक है। तो देखिए 3 तरह का मैग्नेटिक मटेरियल होता है। एक होता है पैरा, ध्यान से सुन लो अभी याद हो जाएगा। दूसरा होता है डाया, और तीसरा होता है फेरा। नॉट फेरा, इट इज फेरोमैग्नेटिक। पैरा वो होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। फेरो वो होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। कुछ कुछ बातें जो डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो बढ़िया है। और डाया वो होता है जो रिपेल हो जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे रिपेल हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखा जाता है तो बच्चा ये हायर लोअर मैग्नेटिक फील्ड से हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागता है। जब इसे रखते हैं तो ये हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागता है, और ये बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज को फॉलो करता है। इसमें सबसे खास बात होती है इसके अंदर डोमेन होता है। डोमेन क्या चीज है, डोमेन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ डाइपोल मोमेंट पहले से सेट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये इन दोनों का बाप होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेट है डाइपोल मोमेंट। अब इनका एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से सर्च करिए, इसका एग्जाम्पल सर्च करिए। इसका मुझे पता है, अल्निको, एल्यूमिनियम निकेल कोबाल्ट का एलॉयस है। डायामैग्नेटिक है, सोना चांदी तांबा पानी बिस्मथ। ये मैं तब से 2013 से पढ़ा रहा तो मुझे ऐसे ही हिंदी में याद हो गया। सोना चांदी तांबा पानी बिस्मथ डायामैग्नेटिक, इसका आपको जरूर याद करना पड़ेगा। एक ना STP पर शायद क्लोरीन और ऐसा कुछ है। ये जब आप ये टॉपिक किताब में देखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ सब है, वहां पर आप अंडरलाइन कर लेना, इनके जो एग्जाम्पल है उसके MCQ बन सकते हैं। इसी में एक सुपर कंडक्टर की बात कहा गया है। डायमैग्नेटिक एक सुपर कंडक्टर है, लास्ट क्लास में लिखा होगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर MCQ। तो ये है बच्चा कुल मिलाकर के आपका चैप्टर नंबर 5। चलिए चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा चैप्टर नंबर 6 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो आपका फैराडे का लॉ होता है, फैराडेज लॉ। देखिए फैराडे साहब ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था जी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। फैराडे साहब ने ऐसा नहीं कहा था भाई। तो फैराडे साहब ने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उनको क्या पता चला कि जैसे ये मैग्नेट है, क्या छोड़ रहा है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसके सामने कैसे आप एक कॉइल रखिए और वो कॉइल को कनेक्ट करिए इस तरीके के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो जब ये इसके पास जाता है, दूर जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़ती है,
फील्ड लाइंस जब किसी कॉइल की एरिया के साथ अटैच्ड होती है तो हम कहते हैं फ्लक्स आ गया, phi इज इक्वल टू बी डॉट ए, जस्ट लाइक ए डॉट ए। जब ये नजदीक जाता है तो फ्लक्स बढ़ता है, जब ये दूर जाता है तो फ्लक्स घटता है। तो फ्लक्स के बढ़ने और घटने से इसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो साइंटिस्ट ने कह दिया कि यार कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट आती है। करंट आया मतलब इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट रहता है इसके अंदर। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, नेगेटिव ऑफ, ये आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स is always equal to average induced EMF। यानी EMF का फॉर्मूला क्या निकल के आया, एवरेज माइनस में n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइनस में क्यों आता है, बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ, जो अभी हम सीखेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक। अच्छा, तो ये अगर मैं ऐसा लिख दूं कि भैया मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूं, तो यही चीज ना इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में n डी फाई बाई डी टी। तो ये इक्वेशन बच्चा तब हमें लगाना है जब हमें डिफरेंशिएशन करना हो। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें सिंगल टाइम दिया है, वी आर गोइंग टू यूज दिस, और अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन में डबल टाइम दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू यूज दिस, ऐसा। तो इसमें हमें एवरेज निकालने को मिलता है और इसमें हमें इंस्टेंटेनियस निकालने को मिलता है। यहीं से हम एक और नोट करके लिख लेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बी डॉट ए होता है, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होता है वो आपका क्या रहता है बच्चा, वेबर रहता है। आई बात समझ में, डन। तो दिस इज योर फैराडेस लॉ। सेकंड जो इस चैप्टर का मुद्दा है वो है बच्चा, हाँ बहुत ही फेमस, लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ आप ना ऐसे याद रखो, मेरी भाषा में, आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। यानी आप इसे ऐसा याद रख सकते हैं, जो पैदा करेगा ये उसी का विरोध करेगा। मतलब ये जिसकी वजह से पैदा होगा ये उसी का अपोज करेगा। इसी को आपके टेक्स्ट बुक में बड़ी अजीबोगरीब भाषा में लिखा है। आप चाहे तो ये भाषा में याद रख सकते हैं या फिर मेरे सरल भाषा में याद रख सकते हैं। आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब ईएमएफ हमेशा इस तरीके से पैदा होता है कि जो कॉज इसको पैदा करता है ये हमेशा उसी का अपोज करता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन अ सर्किट इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना लगातार बढ़ रही है बच्चा। क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो इसके अंदर रखा हुआ ये जो लूप है इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। तो देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना मतलब फ्लक्स में चेंज आना, फ्लक्स में चेंज आना मतलब सर्किट में ईएमएफ आना। ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे होगा, इंक्रीजिंग फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम चाहेंगे क्या, लेंजेस ऐसे कहते हैं कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाओ। घटाने का मतलब है अगर क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है तो इसमें एक ऐसी करंट लाओ जो खुद डॉट हो। डॉट मतलब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बने इसके अंदर करंट की वजह से। तो अगर मैं ऐसे लेता हूं करंट तो देखिए मेरा थंब कहां है, बाहर की तरफ, यानी हो गया ना परफेक्ट। तो एक क्रॉस अंदर की तरफ, डॉट बाहर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे बी कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स भी आपका कम होगा, विच इज द डिमांड ऑफ लेंज। दैट्स इट। तो इसमें डायरेक्शन कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपकी किताब में यही ऐसा भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपके बिल्कुल लेंजेस लॉ के तुरंत बाद है। थोड़ा सा क्रॉस था, मैंने डॉट ले लिया। ये ऐसा एक सिस्टम है, वो अंदर जा रहा है। अब अगर ये लूप अंदर जा रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी एरिया धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक हो रही है। तो अगर बच्चा एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो सिस्टम चाहेगा उसको घटा दे। तो एक ऐसा करंट लाओ जो इस बार क्रॉस हो, क्योंकि डॉट तो ऑलरेडी था। अब क्रॉस का मतलब थंब अंदर जाए, तो देखो करंट कहाँ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हर बार आपको यही करना है। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आता है कि जैसे एक ना इस तरीके से एक रिंग है, ठीक, और यहां एक मैग्नेट है। अगर इस रिंग को फ्री फॉल कराया जाए तो बताइए इसकी जो एक्सीलरेशन है वो जी के जितनी होगी या जी से कम होगी।
आंसर है जी से कम होगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और फ्लक्स के बढ़ने से इसमें ईएमएफ आएगी, बट वो ईएमएफ इसी बढ़ते फ्लक्स का अपोज करेगी। तो ये ऐसे आ रहा है तो इसके अंदर एक ऐसी करंट फ्लो होनी चाहिए जो खुद एक मैग्नेट बन करके यहां नॉर्थ हो जाए, तो इसको रिपेल करेगी। तो जैसे नीचे आया जुई, फिर रिपेल कर दी तो स्पीड घट गया, इसीलिए इसका एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चा, लेस देन जी होगा। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसमें अधिकांशतः स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको रिक्वेस्ट है बच्चा, आप वीडियो को रोक करके पहले आंसर कमेंट में जरूर देना। बाबा एसएसपी आपके बड़े भाई चीकू भैया फिजिक्स रॉकी भाई को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर ऐसे इस तरीके का एक लूप है जो ओमेगा जितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। बताइए इसमें कैसा करंट आएगा। वीडियो को रोक करके पहले आंसर दीजिए। दिया आंसर, ठीक। ध्यान से देखो तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके लूप पर हैं वो पीछे से ऐसे निकलेगा, सब जगह पर सेम रहेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज ही नहीं हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन विच देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। अब वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले इसको फील करिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, क्योंकि जैसे से वो रोटेट हो रहा है ना ये लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो क्लोज लूप बना रही है। क्रॉस का मतलब ऐसे अंदर थोड़ी चली गई, अंदर जाके बोर्ड से ऐसे बाहर आ रही है। द वे दिस इज रोटेटिंग इन द सेम वे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज आल्सो लिंकिंग विद दैट लूप। दिस मींस व्हाट, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। फील आया? एंड इफ देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी नो ईएमएफ। इसलिए इसका आंसर आएगा, यहाँ पर किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं करता, आई इज इक्वल टू रहता है बच्चों 0। ठीक है ना, डन बच्चा। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे ये ऐसे लूप है और यहां पर से ऐसे करंट पास हो रही है, ठीक है, करंट इसमें से ऐसे पास हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये करंट ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो बताइए इस लूप में करंट का डायरेक्शन कहाँ है। अब आप ध्यान से सुनना, जो इस वायर में से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन ऐसे आउटसाइड है, मतलब डॉट, और वो डॉट घट रहा है। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन में क्या होता है वायर की वजह से 2 पाई एंड देन ए, ठीक है, ए या फिर डिस्टेंस, चलो ये डिस्टेंस जो भी हो। तो करंट अगर घटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, घटेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड घटी तो फ्लक्स घटा, फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ पैदा करेगा। वो ईएमएफ का अपोज करना है तो इसमें से एक ऐसी करंट लाओ जो क्रॉस दे दे। क्रॉस मतलब आपका थंब अंदर होना चाहिए, तो आप थंब अंदर रखने के लिए आपकी 4 उंगलियों का डायरेक्शन, लुक इन द डायरेक्शन ऑफ माय 4 फिंगर्स, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। सो आंसर है बच्चा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में भी 3-4 एग्जाम्पल हैं, उनमें जरूर एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो थोड़ा मेहनत जरूर करिए आप। तो ये आपका लेंजेस लॉ हुआ बच्चा। अब लेंजेस लॉ के बाद आपका जो टॉपिक आता है तीसरे नंबर पर, वो आपका मोशनल ईएमएफ है। इमोशनल होकर के मत पढ़िएगा, मोशनल ईएमएफ में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन नहीं है इसमें। हम समझेंगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला और कहाँ अप्लाई करते हैं वो समझाता हूँ। इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए बोला इमोशनल मत होना, अरे यार इतना डेरिवेशन है। तो ऐसे क्रॉस 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 वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें ना एक रॉड है कुछ इस तरीके से, बोलो क्लियर। जब ये रॉड चलती है v जितनी वेलोसिटी से, तो इसके अंदर रहे हुए चार्ज पार्टिकल, इसी चैप्टर में तो पढ़ा, इससे पहले वाले में चैप्टर नंबर 4 में, कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी क्रॉस b, b अंदर है, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो सारे पॉजिटिव ऊपर चले जाएंगे, सारे नेगेटिव नीचे चले जाएंगे। इससे बन जाएगा एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक खूबसूरत सी लाइट जोड़ दूं तो ये लाइट चालू हो जाएगी, लेकिन करंट तभी फ्लो होगा जब ये क्लोज लूप रहेगा तब। और ये जो प्लस माइनस आया, इस प्लस माइनस से जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ उसका फॉर्मूला है बच्चा VBL। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर ये ऐसे होगा इस तरीके से, तब आपको फॉर्मूला चेंज कर देना है, तब आपको लगाना है V क्रॉस B डॉट DL। हाँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट CBSE एप्लीकेशन पूछती है कि किस बच्चे ने कितने अच्छे से सीखा है।
तो आप v क्रॉस b तोड़ेंगे तो v भी साइन थीटा, फिर dl cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर डॉट है। आई बात समझ में? ठीक। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, आपको उसको फॉर्मूले के वे में आपको याद करवाता हूं, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत बार आ चुके हैं, सीबीएसई के सैंपल पेपर ने भी पूछा था। इस तरीके से एक रॉड है एल लेंथ का, और ये रॉड ना मैग्नेटिक फील्ड में बच्चा नाच रही है ओमेगा से, तो इसमें जो ईएमएफ आएगा वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आएगा। डायरेक्टली याद रख लीजिए। एक और चीज याद रख लीजिए जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, किस पॉइंट का टर्मिनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब ऐसे सिचुएशन में तो आपको दिख गया कि हम हाथ चला करके पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। देखिए, अगर हम यहां से r जितने डिस्टेंस पर यहां पर एक चार्ज इमेजिन करें q, तो ये रॉड कैसे मूव कर रहा है? ऐसे। तो v बराबर r ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ है? इसी तरफ है। सो दिस इज वेलोसिटी क्रॉस b। v ऐसे है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये टर्मिनल प्लस हुआ और ये टर्मिनल माइनस हुआ। इससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट रॉड घूमेगा उस पॉइंट के अगेंस्ट वाला जो पॉइंट है वही पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल का है, दूसरा वाला पॉइंट आपका लोअर पोटेंशियल का है। चमका बच्चा? अच्छे से क्लियर है? डन। चलो, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट? ये हो गया पॉइंट। अब आइए हम आगे चलते हैं नंबर 4 पर, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। इस चैप्टर से कुछ आए ना आए भाई, लेकिन सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ इंडक्शन की कहानी को आप सिंपल तरीके से ऐसे याद रखें कि हमारे को एक कॉइल लेना है। चलिए, हमने कॉइल लिया, बैटरी के साथ जोड़ा और एक स्विच लगा दिया। ऐसे आप बिल्कुल थियरी ऐसे ही लिखेंगे। व्हेन द स्विच गेट्स क्लोज्ड, स्विच जब क्लोज होती है, करंट स्टार्ट्स पासिंग थ्रू दिस, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। पक्की बात? व्हेन द करंट चेंजेस, आप ऐसे ही लिखिएगा, जब धारा चेंज होती है, करंट चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस यानी कि फ्लक्स चेंजेस, और अगर बच्चा फ्लक्स चेंज होता है तो सर्किट में क्या आता है? ईएमएफ। वो ईएमएफ ऐसा होगा जो इसी करंट का अपोज करेगा, बिकॉज इसी करंट ने इसको पैदा किया है ना। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि whenever the current changes, magnetic field changes, flux changes, hence there is a EMF। उस EMF को कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, और अपने आप जो इसके अंदर EMF पैदा हुआ उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। आई बात समझ में? अब हमें वो सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन करना है, तो बहुत आसान है, सिंपल बताता हूं आपको। फाई जो देखिए वो प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब आई चेंज हुआ, बी चेंज हुआ, फाई चेंज हुआ, मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? करंट है। अगर टोटल टर्न्स n है तो n फाई से गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक टन का फ्लक्स फाई है, तो n टर्न्स का फ्लक्स कितना हो जाएगा? n फाई। प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए, कांस्टेंट आएगा। हियर माय डियर फ्रेंड, यही जो L है बच्चा, इसी को हम कह रहे हैं इंडक्टेंस, यानी कि L बराबर हुआ n फाई बाई आई। इसका जो यूनिट है बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग, हेनरी होता है, या तो वेबर पर एम्पियर। ये किस बात पर डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फैक्टर लाइक नंबर ऑफ टर्न्स, डायमेंशन, इन सब पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता था, वैसे ही अब हम इसकी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। सो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। मैंने क्या किया? डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। वाई? बिकॉज ये जो एन डी फाई बाई डी टी है ये मुझे ई एम एफ दे देगा, दोनों तरफ माइनस भी कर दूंगा, तो माइनस में एल डी आई अपॉन में डी टी। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। एग्जाम में कौन फेल होता है पता है बच्चा? जो पेपर में कुछ भी लिख के नहीं आता। मान लिया है कि एक न्यूमेरिकल बहुत टफ आया, इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इंडक्टर का कोई सवाल आया और आपने ये लेक्चर्स देखे हैं तो आप एटलीस्ट उसका फॉर्मूला तो लिख के आओगे, आपको तो भी मार्क्स मिलेगा। आई अंडरस्टैंड लास्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से नहीं हो पाता है, तो आप इतना तो करो, मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूं उसका 10% भी लगा दोगे, कोई तुम्हें फेल नहीं कर सकता। इतना लिखो जरूर, क्या कि सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया कि यहां पर बता दीजिए कि इसका यूनिट क्या है। डेटा दिया तो डेटा रख दीजिए, देखिए फिर कैसे कोई आपको फेल करता है। कोई नहीं फेल कर सकता, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। चलिए नंबर 5 आता है बाबू म्यूचुअल इंडक्शन।
अब म्यूचुअल इंडक्शन की कहानी क्या है, नाम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है सर? म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि हमको दो कॉइल बनाना है। ये रही हमारी एक कॉइल जिसको हमें बैटरी के साथ जोड़ना है, की के साथ जोड़ना है, और उसके जस्ट बाजू में हमें दूसरी कॉइल बना रखनी है और उसको कनेक्ट करना है हमें इस तरीके के गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक, जैसे ही हम की को टैप करेंगे इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होगा, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाजू वाले के साथ भी लिंक होगा। अगर इसमें से करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ, फ्लक्स भी चेंज हुआ, बाजू वाले का भी। सर बाजू वाले का क्यों? इसका भी तो चेंज होगा। हाँ होगा ना, लेकिन एक ही कॉइल में जिसमें बैटरी लगी है वो तो तुमने पढ़ लिया। किसी एक में चेंज का फायदा दूसरे में मिले, वही है म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? whenever the current passes through one coil there is a magnetic field lines production. Some magnetic field lines also gets linked with the another coil. If there is a change in current, there is also change in magnetic flux in the another coil. This change in flux will induces a EMF because a galvanometer deflection show करता है कि EMF है. This EMF is known as mutual inductance, and this phenomena of getting the EMF because of the current change in the first coil is known as self mutual induced EMF, and this entire phenomena is known as mutual induction. पीछे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके जाओ, फिर से सुनो और लिखो कॉपी में। ऐसे लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चा N1, यहां नंबर ऑफ टर्न्स है N2। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखा है तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, टोटल टर्न्स N2 phi2। इसमें जो भी फ्लक्स आ रहा है वो I1 पर डिपेंडेंट है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये हो सकता है डाउट, भैया किताब में तो ये ऐसे सोलेनॉइड दिया है, तो दबंग बैच में मैंने किताब वाला एक्सप्लेन किया हुआ है, बट बहुत सारे बच्चों को लास्ट में, अब वो अगर समय नहीं मिल पा रहा देखना है तो आप देख सकते हो दबंग बैच में पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आपकी किताब में ऐसा डायग्राम है, ये बनाइए, यू विल गेट द फुल मार्क्स, आपको जो याद हो जाए। ठीक है, दबंग बैच की प्लेलिस्ट कमेंट में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो N2 phi2 इज इक्वल टू M21 एंड देन I1। ठीक है, तो ये जो M21 है इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सिस्टम कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सिस्टम कॉइल। तो ये इसका भी यूनिट बच्चा हेनरी ही होता है, इसका यूनिट भी क्या है आपका? हेनरी ही है, पक्की बात है, इसका यूनिट भी क्या है आपका? हेनरी है। ठीक है, तो N2 d phi2 upon dt is equal to M21 and then di1 upon dt। क्या किया मैंने? डिफरेंशिएशन। तो ये N2 d phi2 by dt क्या बन जाएगा? E2, क्योंकि आपके लेंजेस फैराडेज लॉ में माइनस आता है इसलिए हमें यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। तो ये आया आपका आंसर। इसे हम कौन सा EMF कहेंगे? यस, इट इज अ म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। इट इज म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF अलग है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF अलग है। यहीं से आप एक चीज और नोट डाउन करिएगा, 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन 1 हेनरी। तो 1 हेनरी डिफाइन करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ द चेंज इन करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड इन 1 कॉइल, क्योंकि 1 है ना di1 अपॉन dt, तो चेंज इन करंट इन 1 कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, एंड the EMF which is induced in the another coil E2 is 1 voltage, then the amount of mutual inductance is said to be 1 Henry. I repeat, please लिख लीजिए इसको। करंट में परिवर्तन एक कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड हो एंड इंड्यूस्ड EMF इन another coil, दूसरे कॉइल में 1 वोल्टेज हो, then the amount of inductance is said to be 1 Henry। ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अलावा हम आपको इसका एक एग्जांपल समझाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। जैसे ये वाला बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसे 2 कॉइल रहेगा। ठीक, इसमें से करंट I पास आउट होगी, इसका रेडियस R है, आपको बोलेगा इस 2 सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले ना आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें, फिर फाई निकालें और फाई बाई आई कर दें। आपकी जरूरत के हिसाब से वही L होगा, वही आपका M होगा। कैसे सर? चलिए सबसे पहले B निकालते हैं। रिंग में से करंट पास आउट हो रही है, तो रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड इसी वीडियो में सिखाया, म्यू नॉट I अपॉन में 2R। फिर फ्लक्स निकालिए। अब देखिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है,
तो हम पहले वाले का फायदा दूसरे में उठाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे फाई बराबर बी इंटू ए। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2r और एरिया पाई आर स्क्वायर। हम एरिया क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब हम आई को नीचे लेके आ जा सकते हैं। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्योंकि दो कॉइल सिस्टम है, तो बस ये आपका आंसर हो गया, ये आई नीचे आ गया। सो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2r। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चा, इस तरीके से आपको इसका अप्रोच रखना है। इसके अलावा एक सोलेनॉइड का अगर इंडक्टेंस एमसीक्यू में बन जाए तो इसका मैंने एक ट्रिक निकाला है। आई होप यू पीपल हैव सीन लॉट ऑफ शॉर्ट्स फ्रॉम दिस चैनल। नानो निन्यानो प्रतिस्थल्य, माफ करना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, साउथ में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं बच्चा, उसको कहते हैं नानो निन्यानो प्रतिस्थल्य। यस आई डू लव यू मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो नानू से याद रखिएगा, हर कोई अपने नाना जी से तो प्यार करता ही है यार, ठीक है, हम तो करते थे बहुत। तो ये जो u जैसा दिख रहा है उसको आप म्यू नॉट कह दो, n इंटू एन एन स्क्वायर कह दो, a कह दो, अपॉन में l। तो इसे कहते हैं सोलेनॉइड का इंडक्टेंस। दैट्स इट। तो लीजिए आपका एक और चैप्टर इसी वीडियो के अंदर धराशाही हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 भी कंटिन्यू करते हैं। लिख रहे हो ना ईमानदारी से बच्चा, देखो इतनी मेहनत आपके लिए कराई जा रही, चैनल पर ऑलरेडी मैंने सब कुछ डाल रखा है, ठीक। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे यार बार बार ये बोलता है, भाई इतनी मेहनत करते हैं इसलिए बोलते हैं बाबू, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग धूर्त लोग होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं। टीचर का कभी किसी टीचर के साथ कंपैरिजन मत करिए, हर कोई जो होता है अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट होता है। हमको तो कभी कभी लगता है करवाया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत इनको जेलसी है। भाई मेरे को किसी से कोई जेलसी नहीं, आई एम हैप्पी इन माई जोन, मैं खुश हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं जुड़ना है, आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ जबरदस्त व्यक्ति, है ना। तो ये कुछ लोग होते हैं बच्चा, बड़ा दुख होता है जब ऐसे बच्चे कहते हैं, तो फिर मुझे लगता है वो स्टूडेंट नहीं है, करवाया जाता है। क्योंकि आई नेवर से टू एनी एसएसपीएन की बच्चा जाकर के कहीं पर आप लिखो कि बेस्ट, ऐसा बेस्ट है ना, तो तकलीफ होती है यार। हर कोई एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करता है। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द ऑनलाइन टीचर्स एंड सेम वो सारे टीचर्स से ही पूछोगे ना तो दे विल आंसर द सेम। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी कमेंट आया तो जो ट्रू एसएसपीएन है इग्नोर किया करो, है ना। मैं भी इग्नोर करता हूँ। बाकी आप लोगों से भैया हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करें, मत लिखा करिए, अच्छा नहीं लगता है ना, वो बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग पर जाता है। चलो तो चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट बच्चा, सो लेट्स अंडरस्टैंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो हमें सबसे पहले चीज समझनी है वो है बच्चा आरएमएस, एवरेज वैल्यू। कैसे निकालते हैं, तो जब भी आपको रूट मीन स्क्वायर बोलेगा करंट का, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो भी है डिवाइड बाई √2 करना है। एमसीक्यू पर्पस के तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज रिवीजन कर रहे हो तो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, मैक्सिमम करंट, पीक करंट इतना, तो आरएमएस बताओ। आपकी टेक्स्ट बुक का पहला एग्जांपल यही है। लेकिन अगर आपको एवरेज वैल्यू बोलता है तो बच्चों आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन करंट का इक्वेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, और वो भी अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बोलता है तो इंटीग्रेट करना है। अगर ये हाफ साइकिल होगा, क्या हाफ साइकिल मतलब t/2, यहां नोट करके लिखिएगा हाफ साइकिल, तो बच्चा जो हमारा आई एवरेज है वो आई मैक्स बाई √2 आता है। आई मैक्स अपॉन √2 नहीं, आई एम अपॉन पाई आता है। माया लो पूछी बच्चा 2 IM अपॉन पाई। और ऐसे ही जो वोल्टेज का अगर हम एवरेज निकालेंगे फॉर हाफ साइकिल तो इट इज 2 VM अपॉन में पाई। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये आपका पहला सेगमेंट है जहां से एमसीक्यू बनता है। अब यहां से आपके डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं इस चैप्टर में, कि अगर मान लीजिए सर्किट में ओनली आर है तो उसका फेजर डायग्राम क्या होगा, करंट का इक्वेशन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप एक रजिस्टर सर्किट बना दीजिए और दिखा दीजिए कि भैया ये एक वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है V, है ना। तो V जो है बच्चा V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अरे रे चैप्टर नंबर 7 में ट्रांसफॉर्मर है और चैप्टर नंबर 6 में है, 4 में है, 6 में आई गेस एसी जनरेटर। बेटा आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। क्या मेरी दुनिया भर की वीडियो लेक्चर्स पढ़ी हैं, एसी जनरेटर में अगर आपको दिक्कत आ रहा है सीधा एसी जनरेटर बाय एसएसपी सर सर्च करो, बहुत पुरानी वीडियोस आपको मिलेगी। नए वाले में भी चाणक्य नीति दबंग सब में पढ़ा है, तो मैं थोड़ा पीछे नहीं जाऊँगा बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी तो आपको रिविजन में प्रॉब्लम आएगा। तो एसी जनरेटर में
जो आपका वोल्टेज का फॉर्मूला आता है V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी आता है। ठीक है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा पार्टी जरूर वो वीडियो देख लेगा। वो जिनको नहीं आता है प्लीज देख लेना, जिनको आता है लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, करोगे ना तो प्लीज कॉमेंट कर दो। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, दिमाग से निकल गया बच्चा, मैं पीछे जाऊंगा तो फ्लो टूटेगा। सो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर की वीडियो, बट इट टेक्स 3 आवर्स लिखने में, सब समझाने में, तो जाता है समय बच्चा। तो ये जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। इसमें से जो हमें करंट चल रही है वो I बराबर क्या होगा, V बाई आर। वोल्टेज आपका कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन में R। तो ये जो वी एम अपॉन आर है बच्चा, इसी को तो हम आई एम कह सकते हैं। ये आपका हुआ आई एम साइन ओमेगा टी, ये आपका क्या है, I है। अब देखिए करंट का जो इक्वेशन है और जो वोल्टेज का इक्वेशन है, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, है ना, सेम सेम दिख रहे हैं। तो अगर सेम सेम दिख रहे हैं तो इनका किसी भी तरीके का फेज डिफरेंस नहीं है, नो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है बच्चा, 0। और अगर फेज डिफरेंस 0 होता है तो जहां पर आपका वोल्टेज होता है वहीं पर आपका करंट होता है। इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये मेरा जो नीला वाला है, ये थोड़ा और अच्छे से करते हैं, ये नीला वाला जो है ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो जो ये काला वाला होगा बच्चा, ये करंट का ग्राफ है। करंट वाला थोड़ा सा नीचे होता है क्योंकि I बराबर V बाई आर होता है। जहां जहां पर आपका वोल्टेज नीला वाला मैक्सिमम है वहां करंट भी मैक्सिमम है, जहां ये 0 है वहां ये भी 0 है, ये मिनिमम तो ये भी आपका मिनिमम। क्यों ऐसा, क्योंकि फेज डिफरेंस ही आपका क्या है, 0 है। तो ओनली आर से सवाल आता नहीं है, ओनली एल एंड ओनली सी से आता है। चलिए, तो ओनली एल। अब हम एक इंडक्टर लगाते हैं। तो देखिए हमने लगाया एक इंडक्टर बोल रहा हूँ, सॉरी टंग स्लिप हो गया भाई साहब, हो सकता है, इंसान है, कब से पढ़ा रहे हैं बच्चा, हो सकता है। ठीक, तो ओनली इंडक्टर है और इसको हमने कनेक्ट करा है इस तरीके से, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी के साथ। देख बच्चा डेरिवेशन का तरीका देख, इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ क्या आता है, एल डी आई बाई डी टी। ये हुआ एल डी आई बाई डी टी, और ये वोल्टेज कितना होगा जितना यहाँ सोर्स है, तो वी एम साइन ओमेगा टी एंड देन एल डी आई अपॉन में डी टी, है कि नहीं जी सर। तो अब ये हमको चाहिए था करंट का इक्वेशन, तो मैं डी आई को सब्जेक्ट बनाता हूँ। सो डी आई बराबर हो गया वी एम साइन ओमेगा टी एंड देन डी टी, साथ में कुछ और भी है, अपॉन में एल भी तो है। डी आई से आई पे जाना है तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, राइट। तो चलिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया, वी एम टी के साथ ओमेगा था वो नीचे आ जाएगा, और ये साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस में कॉस ओमेगा टी। माइनस में जो कॉस थीटा होता है बेटा, उसको लिखा जा सकता है, थोड़ी सी गणित है यहाँ पर, साइन थीटा माइनस 90। तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा ओमेगा टी माइनस 90। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए भी लिखा गया क्योंकि हमें एक एडवांटेज लेना है। यहाँ ये जो ओमेगा एल है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, इसको एक्सेल से रिप्रेजेंट करता है, और एक्सेल का मतलब होता है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी। क्या बताता है ये बताता है कि इंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा, एक्सेल। तो ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस एक तरह से मैक्सिमम करंट हुआ, यानी I बराबर में हो गया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2। तो आप ग्राफ किताब में एक बार देखोगे तो ग्राफ रेजिस्टेंस जैसा नहीं होगा, जहां जहां पर वोल्टेज 0 हो रहा होगा वहां वो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बच्चा, वोल्टेज का जो इक्वेशन था ओमेगा टी था, और करंट का इक्वेशन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। इसीलिए हम कहेंगे कि करंट यहाँ पर लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, लेकिन जो आपका वोल्टेज है बच्चा वो लीड कर रहा है ना। और डायग्राम कैसा होगा, ये आपका करंट और ये आपका वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा लीड होता है और क्लॉकवाइज में लैग होता है। तो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग ऑन करंट साइड, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई विल से करंट लैग कर रहा है एंड वोल्टेज आपका लीड कर रहा है। तो ये आपका हो गया ओनली एल। इसी तरीके से अगर हम ओनली सी की बात करें, यानी नाउ वी हैव टू यूज अ कैपेसिटर एंड देयर इज अ सोर्स। तो ये हुआ V बराबर में वी एम साइन ओमेगा टी एंड ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाओगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ऐसे याद रखो। कितना चार्ज होगा सर, Q बराबर CV जितना, ठीक है। तो C एज इट इज, V कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी। चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dq अपॉन dt, और यही तो करंट है,
तो सी वी एम साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, टी के साथ ओमेगा बाहर आ गया। देखो इंटीग्रेशन में नीचे आया और इस पे बाहर आया। कैन आई राइट लाइक दिस? यस और नो? यस सर, बिकॉज ऊपर वाला ओमेगा सी नीचे आएगा इस तरीके से, तो इसको मैं वापस भेज दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से एडवांटेज क्या मिलेगा बच्चा? ये मिलेगा। जीवन में कुछ मिले या ना मिले, बट बाबा एसएसपी के लेक्चर से मोहब्बत जरूर मिलेगी। सही कहा ना बच्चा? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कैपेसिटर ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया। और ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू बन सकता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो एक्सी बढ़ जाएगा, उल्टा होता है, बराबर। तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ? कि I बराबर आई एम, देखो वी एम अपॉन दिस, और कॉस थीटा को वी कैन राइट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो अब आप देख सकते हैं कि जो करंट का इक्वेशन है बच्चा, वो लीड कर रहा है, और जो वोल्टेज का इक्वेशन है वो लैग कर रहा है। इसमें ओमेगा टी है और उसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो यहां पर करंट लीड करता है और जो आपका पोटेंशियल है वो लैग करता है। क्लियर है एकदम अच्छे से पिक्चर? तो यहाँ का जो डायग्राम होगा फेज डायग्राम का, वो ऐसा ठीक उल्टा। यहाँ VC देखो, एंटी क्लॉकवाइज करंट लीड, एंड क्लॉकवाइज वोल्टेज लैग, है ना? तो ग्राफ तो आप इसका आसानी से समझ ही जाएंगे, राइट? तो ये आता है ओनली C की बात। चलिए आइए नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आया हुआ है LCR सर्किट अगर साथ में हो जाए तो डायग्राम कैसा बनेगा और इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका नॉर्मल जो डायग्राम है वो देखिए कि एक हमारे पास इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके की AC सोर्स के साथ, किसके साथ? AC सोर्स के साथ, तो V बराबर में Vm साइन ओमेगा टी तो है ही। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में, करंट यहाँ, वोल्टेज ऐसे और यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ना ऐसा डायग्राम बनता है। ये है आपका VR, ये था आपका VL यहां से यहां तक, और ये होगा छोटा सा VC, क्योंकि VC नीचे की तरफ है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो अगर एक ऊपर है एक नीचे है तो नेट कितना हुआ? तो नेट आपका इतना हो गया, VL माइनस में VC। पैरेललोग्राम मेथड, जितना बड़ा VR है उतना ही यहाँ ऊपर की तरफ ले लीजिए, जितना ये है उतना ही यहाँ ले लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ये हमें क्या देगा? रिजल्टेंट। और ये क्या है? फेज डिफरेंस। ये वोल्टेज का रिजल्टेंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू। इफ दिस वन इज VL माइनस VC बच्चा, तो दिस इज ऑल्सो VL माइनस VC। नाउ अप्लाई पाइथागोरस लॉ, 90 डिग्री है ही, तो Vm का स्क्वायर, ससुरा हाथवा का झटका मार रहा है जी, या जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वल्लभलंबितां भुजंग तुंग मालिकम डमन 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 नीला तवा डमर वयम चकार चंड तांडवं तनो तुनः शिवा शिवम। एनर्जेटिक बच्चा। तो शिव तांडव भोलेनाथ को याद कर लिया करिए। जब भी आपको लगे कि शरीर में प्रवाह थोड़ा सा कुछ कम हो रहा है तो बस भोलेनाथ को याद करिए, देखिए कैसा प्रवाह आपके अंदर आएगा, है ना? ठीक है, तो Vm का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस में VC का होल स्क्वायर। अच्छा, VR क्या होगा? VR होगा IM इंटू R। VL क्या होगा? IM इंटू XL। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर IR, IM इंटू XL। VC IM इंटू XC रख दीजिए यहां पर। सो Vm का स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन ले लूं डायरेक्ट, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। पक्की बात? जी सर। तो देखिए यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? IM इज इक्वल टू VM अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस में XC का होल स्क्वायर, एंड दैट टू इन अंडर रूट। क्योंकि ये I बराबर V बाई R जैसा है, तो नीचे वाला R नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पिडेंस। किससे रिप्रेजेंट किया? Z से। फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सर्किट अगर RL है तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, सर्किट RC है तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। दैट विल बी द इम्पिडेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन इम्पिडेंस के भी पूछे जाते हैं, सो माइंड में रखिए, है ना? चलो
इंपिडेंस हो गया। अब अगर मान लो मुझे फेज डिफरेंस पूछे तो आसान यार, फेज डिफरेंस फाई tan का इनवर्स, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो VL माइनस VC अपॉन VR। VL बराबर क्या है IMXL, VC क्या है IMXC, VR क्या है IMR, तो सब कट जाएगा बाबू। तो ये आया tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, दैट्स इट, यू गेट द आंसर। आई बात समझ में? गुड। चलो, तो नंबर 5 भी हमारा डन हुआ। नंबर 6 आता है सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस क्या है? तो एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। करंट का इक्वेशन देखो क्या है, IRMS अपॉन में Z, यानी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। खुद ही सोच के देखो यार, अगर मुझे IRMS को मैक्सिमम करना है, किसको? IRMS को मैक्सिमम करना है, तो हमारा इम्पिडेंस मिनिमम होना चाहिए, और इम्पिडेंस को मिनिमम करने के लिए XL और XC को इक्वल करते हैं, क्योंकि हम इसे जीरो नहीं ले सकते। ये जीरो हुआ डिफरेंस, तो ये ऑटोमेटिकली कितने के बराबर हो जाएगा? R के बराबर होगा। तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम ये सवाल बनता है MCQ में, क्या ड्यूरिंग रेजोनेंस व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? ये रहा XL का फॉर्मूला ओमेगा L, इसका फॉर्मूला ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ 1 अपॉन LC, तो ओमेगा कितना हुआ 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओमेगा को क्या बोलेंगे? एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2 पाई f, यानी कि f बराबर क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। आई बात समझ में? जी सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही प्यारा सा ग्राफ है, जिसको याद कर लीजिए ग्राफ को भी। क्या होता है बच्चा? ये ग्राफ है IRMS वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप देखिए IRMS मैक्सिमम है इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन इससे थोड़ा पहले यहां पर एक पॉइंट आएगा, और यहां पर एक पॉइंट आएगा जिसको हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 कह दें। इन दोनों ही पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां करंट हमारा मैक्सिमम था, यहां मैक्सिमम का आधा हो जाता है, मैक्सिमम का √2 हो जाता है। यहाँ पावर रहती है मैक्सिमम, और यहाँ पावर मैक्सिमम का आधा हो जाता है, क्योंकि करंट Imax बाई √2 आता है। कहानी सीधा सीधा याद रखिए, यहाँ पर कितना पावर मिलेगा? मैक्सिमम। यहाँ पर कितना होता है? मैक्सिमम का आधा। प्रैक्टिकल चीज है ये जो गैप होता है, इसी गैप को कहते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। ये देखो जितना कम होगा ना, ग्राफ वो और ससुरा ऊपर चला जाएगा। इसको ऐसा पकड़ के दबा दीजिए, इसको ऐसा दबाइए तो ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। इस चीज को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं शार्पनेस ऑफ द ग्राफ। इसी शार्पनेस को समझने के लिए या इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए हमें एक टर्म्स डिफाइन करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। अब क्योंकि Q की वैल्यू बढ़ेगी जब डेल्टा ओमेगा घटेगा, इसलिए डेल्टा ओमेगा नीचे, ऐसे याद रख लो। और ऊपर है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच इज 1 अपॉन अंडर रूट LC, और पावर बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है R अपॉन L। देखिए ऊपर वाले L को 2 बार लिख सकते हैं अंडर रूट में, ये कट जाएगा। सो 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द ग्राफ। समझ में आई बात? चलो, सो मेरे प्यारे बच्चा, नंबर 7 is a very interesting theory and that is transformer। देखिए ट्रांसफार्मर का सबसे पहले डायग्राम कैसा होता है कि स्क्वायर लूप की तरह होता है। इसमें लगा होता है ऐसे सॉफ्ट आयरन की प्लेट, वायर की वाइंडिंग करते हैं, और दूसरी तरफ भी जो होता है बच्चा वायर की वाइंडिंग होती है। जहां आपको आउटपुट मिलता है उसको हम आउटपुट जहां पर भी मिलेगा उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे, और जहां पर हम इनपुट देते हैं वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी कॉइल होता है। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है, डिवाइस है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। बेसिकली इट कैन कंट्रोल द वोल्टेज वॉट एवर द डिमांड। समटाइम्स यू हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज, समटाइम्स यू हैव टू डिक्रीज द वोल्टेज। So it is a kind of machine which can control the voltage. Either it can increase the input voltage or it is decrease the voltage. So whenever
it decreases the voltage, it is known as step down transformer. Whenever it increases, it is step up transformer. Got the point? ठीक है. अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो it always works on the principle of electromagnetic induction and that too mutual induction. How can you say that, sir? Because मेरे प्यारे बच्चों, you can see बैक की भी बैंड बज रही है यार. बैक वाला इशू फिर आएगा, कोई नहीं. ओके बच्चा, सो म्यूचुअल इंडक्शन मैंने कैसे कह दिया? क्योंकि यहां पर जो है कॉइल इसके साथ अटैच्ड है, तो दो कॉइल हो गया ना, टू कॉइल सिस्टम, दैट मींस इज योर म्यूचुअल इंडक्शन. ससुरा पैरवा हमको परेशान कर रहा है, बैकवा भी हमको परेशान कर रहा है. हाँ जी, तो अब देखिए इनपुट में कौन है? एसी. तो जब इसमें से करंटवा जाएगा एसी, करंट चेंज होगा. करंट चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आया, इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा. वो ईएमएफ कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे? प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ आया बिकॉज ऑफ फैराडेस लॉ माइनस में एनपी डी फाई बाई डी टी. व्हाट इज एनपी? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. तो अब यहां पर जो फ्लक्स में चेंज आया है ना, वही फ्लक्स चेंज यहां चला जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लेट लगाया जाता है बाबू, वो सॉफ्ट आयरन का होता है. बताए थे ना, सॉफ्ट आयरन का फायदा यही होता है कि पूरा चूस के दूसरे को भेज देता है. अगर यहाँ 100 चेंज हो रहा है तो 100 यहाँ भी चेंज होगा. अगर कोई दूसरा मटेरियल होता तो प्रॉब्लम आ जाती. तो पूरा सॉफ्ट आयरन यहाँ पर चला गया. अच्छा ठीक है बाबू. तो अब सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में जो आपका ES है वो माइनस में NS डी फाई अपॉन में DT है. दोनों समीकरण का भाग कर दीजिए. फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स चेंज यहां था उतना ही फ्लक्स चेंज यहां भी आएगा. करेक्ट ना? ठीक है. तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो ES अपॉन EP सब कट जाता है, NS अपॉन NP होता है, यानी ES बराबर NS अपॉन NP एंड देन EP. सोच के देखिए, अगर दोनों में टर्न सेम हो जाता तो ES बराबर EP आता. ससुरा ये मशीन कोई काम का ही नहीं होता. इसलिए साइंटिस्ट को पता था कि हम दोनों में टर्न्स अलग अलग रखेंगे. अगर NS ग्रेटर देन NP होगा तो साफ साफ दिख रहा है ES ग्रेटर देन EP होगा. ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा होगा. आउटपुट वोल्टेज जितना ज्यादा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और NS लेस देन NP कर दीजिए तो ES लेस देन EP हो जाएगा. ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो एक ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला ये हो गया. दूसरा, एक आपके टेक्स्ट बुक में जब ये चैप्टर खत्म हो रहा है ना, तो वहां पर देखिएगा एक लॉस वाला टॉपिक है. ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस है, एडी करंट लॉस है. उसको एक बार जरूर देख लेना क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब ट्रांसफार्मर अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हो, आइडियल आइडल में मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ. क्या होता है सही? वैसे क्या फर्क पड़ता है? रामलाल सोच लो. अंग्रेजी थोड़ी ना सीख रहे हैं हम लोग बच्चा. हम यहाँ ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हमारी एक विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी है, वो बहुत टोकती है मुझे. बट नाइस स्टूडेंट. सर आपने गलत बताया. अच्छा, मैंने कहा ठीक है बेटा, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं. आइडल होता है, आइडियल होता है. हमारा थोड़े से कंफ्यूजन होता है बच्चा, हम इसमें गड़बड़ा जाते हैं. आइडल या आइडियल ट्रांसफार्मर. जैसे वो आइडियल गैस होता है, आइडल गैस होता है, क्या होता है भाई? ठीक है भाई, जो भी होता है बच्चे समझ गए. ठीक है, डन. तो अगर मान लीजिए आइडियल ट्रांसफार्मर है या आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर का लॉस ही नहीं होता है. जितना हमारा इनपुट पावर होगा ना उतना आउटपुट पावर होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. मशीन हमेशा लॉस देती है. दुनिया में कोई भी मशीन 100% इफिशिएंट नहीं होती है. थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ है ये पता चला? हाँ. तो इनपुट पावर है EP इंटू IP, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, और यहाँ ES इंटू IS. तो ये हुआ ES अपॉन में EP इज इक्वल टू IP अपॉन में IS, और यही है आपका NS अपॉन में NP. यहां से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा चुके हैं बच्चा. एक चीज और रह गई यार, याद आया मुझे. ट्रांसफार्मर के पहले ही था पावर इन AC सर्किट. इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट याद रखिएगा बच्चा. VM IM cos phi बाई 2. इसी को ऐसा भी लिखा जाता है, VRMS IRMS एंड देन cos phi. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. ये आपका एक्चुअल पावर है और ये आपका अपेरेंट पावर है. ठीक है, तो एक्चुअल पावर, अपेरेंट पावर, और ये जो cos phi है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं. पावर फैक्टर निकालने का क्या तरीका है? R अपॉन Z. ठीक है, R अपॉन Z. अगर मान लीजिए सर्किट में ओनली
आर है तो फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन पावर फैक्टर कितना होगा 1। अगर हमारे सर्किट में ओनली सी है तो फाई कितना होता है 90, तो कॉस फाई कितना हुआ 0। इसी तरह से ओनली एल में भी फाई 90 होता है और कॉस फाई कितना होता है 0। तो ओनली आर में ही पावर हमें मिलता है, ओनली एल और सी में पावर नहीं मिलता, इसलिए इन सिचुएशन में जो करंट बहती है उसको वॉटलेस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट। अब यहां पर मैं पेन को ड्रॉप करता हूं, ठीक है। आई थिंक आई नीड सम रेस्ट बच्चा लोग, बिकॉज सुबह से मानोगे नहीं, सुबह से ये मेरा चौथा रिकॉर्डिंग सेशन हुआ, और वो ये मैं जो कर रहा हूँ आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना आए। तो इस वीडियो को ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। तो चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक हमारे सेकेंड डे में कंप्लीट हो गए हैं। इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हैंड राइटिंग नोट्स जरूर पढ़िए, बराबर। अगला जो चैप्टर होगा यार वो होगा 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर, फिर हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स पर चर्चा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।